नमस्कार, आपका स्वागत है यूनिक परिवार में। हम पढ़ रहे हैं पर्यावरणीय समस्याएं समाधान। अब तक हम पढ़ चुके हैं प्रदूषण किसे कहते हैं, पर्यावरण किसे कहते हैं, प्रदूषक क्या है और प्रदूषण क्या है। और बाद में हमने पढ़े थे प्रदूषण के प्रकार, और प्रकारों में एक हम पढ़ चुके हैं ध्वनि प्रदूषण। और आज हम इस वीडियो में शुरुआत करने जा रहे हैं वायु प्रदूषण की। तो परिभाषा में ज़्यादा अंतर नहीं है बेटा, बस थोड़ा सा याद रखना है। ध्वनि में हमने देखा था शांत वातावरण, ध्वनि में क्या देखा था, शांत वातावरण। और इसमें हमें याद रखना है शुद्ध वातावरण। क्या याद रखना है, शुद्ध वातावरण। जब शुद्ध वातावरण में प्राकृतिक व अप्राकृतिक प्रदूषक तत्व मिलकर, कौन कौन से, प्राकृतिक व अप्राकृतिक तत्व मिलकर किसको बिगाड़ देते हैं, वायुमंडल की गुणवत्ता को बिगाड़ देते हैं। किसको बिगाड़ देते हैं ये तत्व मिलकर, वायुमंडल की गुणवत्ता को बिगाड़ देते हैं। उसे क्या कहेंगे, वायु प्रदूषण कहेंगे। ठीक है, दोबारा देख लो। जब शुद्ध वातावरण में प्राकृतिक व अप्राकृतिक तत्व मिलकर वायुमंडल की गुणवत्ता को बिगाड़ देते हैं। किसको, वायुमंडल की गुणवत्ता को बिगाड़ देते हैं, उसे क्या कहेंगे, वायु प्रदूषण कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, वायु प्रदूषण कहेंगे। तो वायु प्रदूषण के भाग की बात करेंगे ना आगे, तो भाग भी बेटा ये दो ही रहेंगे, प्राकृतिक और अप्राकृतिक। यानी वायु प्रदूषण को स्रोत के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है, तब आपको बताना है कि कितने भागों में बांटा गया है, दो में। अगर परिभाषा याद है तो दोनों भाग भी याद रह जाएंगे, प्राकृतिक अप्राकृतिक। अब आगे देखें कि वायु प्रदूषण है उसको स्रोत के आधार पे कितने भागों में, कितने भागों में बेटा, दो भागों में, प्राकृतिक और अप्राकृतिक। परिभाषा में भी यही पढ़ा कि जब शुद्ध वातावरण में प्राकृतिक व अप्राकृतिक तत्व मिलकर वायुमंडल की गुणवत्ता को बिगाड़ देते हैं, उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। और वायु प्रदूषण है स्रोत के आधार पे देखें तो कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक और अप्राकृतिक। अब देखो कि प्राकृतिक क्या होता है और अप्राकृतिक क्या होता है। इसको देखेंगे कि प्राकृतिक प्रदूषण क्या होता है और अप्राकृतिक प्रदूषण क्या होता है। तो नाम से ही है बेटा, प्राकृतिक क्या होता है कि जो किसकी देन हो, प्रकृति की देन हो। जो किसकी देन हो, प्रकृति की देन हो। यानी कौन कौन से तत्व मिलकर प्राकृतिक प्रदूषण में शामिल किया है, उसमें आपको याद रखना है कि एक तो ज्वालामुखी है, एक जो आंधियाँ चलती हैं वो हैं। इसके अलावा हम देखें तो तूफान है, पहाड़ों का झड़ना है, आदि क्या हैं, प्राकृतिक प्रदूषण है। इसमें आपको एक पंक्ति याद रखनी, केवल एक, ये किसकी देन है, प्रकृति की देन है।
प्राकृतिक प्रदूषण में क्या याद रखना है, ये किसकी देन है, प्रकृति की देन है। अब दूसरा है अप्राकृतिक। अप्राकृतिक प्रदूषण, इसमें क्या पढ़ेंगे? तो प्राकृतिक में तो प्रकृति की देन हो गई, लेकिन अप्राकृतिक में किसकी देन होगी, मानव की। यानी वायु को प्रदूषण करने में अहम भूमिका किसकी होती है, मनुष्य की होती है। किसकी होती है, मनुष्य की होती है। किस प्रकार से होती है कि मनुष्य है वो घरों में क्या जलाता है, ईंधन जलाता है। ईंधन से क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। उद्योगों से क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। परिवहन से क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। और जो रासायनिक उद्योग हैं उनसे क्या होगा, वायु प्रदूषण होगा। इसके अलावा बेटा देखें तो जो रेडियो धर्मिता है उससे भी क्या होगा, वायु प्रदूषण होगा। तो वायु प्रदूषण में अहम भूमिका किसकी होती है, तो याद रखना है किसकी होती है, मनुष्य की होती है। और अप्राकृतिक प्रदूषण है वो किनके द्वारा किया जाता है, मानव या मनुष्य के द्वारा किया जाता है। और जो प्राकृतिक प्रदूषण है वो किसकी देन है, प्रकृति की देन है। तो ये तो हो गए इसके भाग। अब वायु प्रदूषण है उसके दुष्प्रभाव देखते हैं। इसके क्या देखेंगे, दुष्प्रभाव। यानी वायु जो प्रदूषण है उसके कौन कौन से दुष्प्रभाव हैं। तो सबसे पहले तो प्रभाव देखेंगे बेटा इसका हमारे ऊपर ही। सबसे पहले किसके ऊपर, मनुष्य के ऊपर। तो पहला दुष्प्रभाव के दुष्प्रभाव। तो पहला प्रभाव देखो, पहला प्रभाव है मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। किस पे, मानव का जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य पे क्या पड़ता है, प्रतिकूल। एक तो होता है अनुकूल और दूसरा होता है प्रतिकूल। एक कौन सा होता है, अनुकूल, दूसरा प्रतिकूल। तो मानव का जो स्वास्थ्य है उस पे इसका प्रतिकूल प्रभाव है। पहला तो हो गया किसके ऊपर बेटा, मानव पर। दूसरी बात करें तो यह अपना प्रभाव किस पे डालती है, वनस्पति पे। किस पे, वनस्पति हैं उन पे भी इसका क्या है, प्रतिकूल प्रभाव हमें देखने को मिलता है। वनस्पति के अलावा हम बात करें तो जो छोटे मोटे जीव जंतु हैं, या फिर मैं कहूं जो कीट हैं, क्या हैं, जो कीट हैं, उन पे भी इसका क्या प्रभाव पड़ता है, दुष्प्रभाव पड़ता है। यानी उनके अस्तित्व पे खतरा मंडराता रहता है। इसके अलावा इसका जो वायु प्रदूषण है उसका मुख्य रूप से अगर हम प्रभाव देखें तो किन पे पड़ेगा बेटा, एक तो जो हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव है उस पे पड़ेगा, दूसरा हमारा मौसम है उस पे, और तीसरे की बात करूं तो ओजोन जो हमारी परत है उस पे भी किसका प्रभाव पड़ता है, वायु प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। तो याद रह जाएंगे 3 पॉइंट तो क्रम से हैं। पहला तो मानव के स्वास्थ्य पे, दूसरा वनस्पतियों पे, तीसरा जीव जंतु पे। इसके अलावा चौथा कौन सा बताया, ग्रीन हाउस प्रभाव, मौसम, और जो ओजोन परत है उस पे भी किसका प्रभाव है, वायु प्रदूषण का प्रभाव है। तो ये तो हो गए इसके दुष्प्रभाव। क्या हो गए, दुष्प्रभाव। अब बात करेंगे बेटा वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय, यानी इसको नियंत्रित किस प्रकार से किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमारा जो रहेगा वो रहेगा अधिक से अधिक क्या किया जाए, वृक्षारोपण। ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या लगाना चाहिए, वृक्ष लगाने चाहिए। पहला क्या रहेगा, वृक्षारोपण। दूसरे की बात करूं, वाहनों पर नियंत्रण। वाहनों पे क्या लगाया जाना चाहिए, नियंत्रण लगाया जाना चाहिए। इसके अलावा
वृक्षारोपण हो गया, तो इसी में एक पॉइंट और जोड़ देंगे, तीसरा, वृक्ष या फिर मैं कहूं पेड़ नहीं काटने चाहिए, पेड़ नहीं काटना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं तो जो उद्योग धंधे हैं, क्या हैं, जो उद्योग धंधे हैं उनकी स्थापना अगर हम कर रहे हैं तो उनको शहर से बाहर स्थापित करना चाहिए। उद्योगों को कहां, शहर से बाहर, कहां स्थापित करना चाहिए उद्योगों को, शहर से बाहर स्थापित करना चाहिए। अब वाहन संबंधी बात है, ये इसी का पॉइंट और निकाल लूं। जो सड़कें हैं, क्या हैं, जो सड़क हैं, सड़क के किनारों पर अधिक से अधिक क्या लगाने, पेड़ लगाने चाहिए। अधिक से अधिक क्या लगाने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसमें बेटा आपको ये इतने पॉइंट बताए हैं। इसके अलावा आपको एक याद और रखना है कि जो गाड़ियों के प्रदूषण है, किससे, जो गाड़ियों से प्रदूषण हो रहा है उनको रोकने के लिए रोकने के लिए 1 अप्रैल 2017 से BS ग्रेड का ईंधन दिया जा रहा है, यानी इनके लिए एक ईंधन उपलब्ध करवाया जा रहा है BS ग्रेड का। उसका उपयोग अधिक से अधिक किया जाना चाहिए। और कब से, तो याद रखना है 1 अप्रैल 2017 से। कब से, 1 अप्रैल 2017 से। अब अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। वृक्षारोपण, तो उसमें हरित कर लगाया गया है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार। कब है, 24 जून 2016 से। कब है, 24 जून 2016 से राष्ट्रीय नीति के अनुसार एक हरित कर दिया गया है। तो उपायों में आपको 5 पॉइंट मुख्य रूप से याद रखने हैं। पहला, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण, वाहनों पर नियंत्रित होना चाहिए, पेड़ नहीं काटने चाहिए, उद्योगों को शहर से बाहर स्थापित करना चाहिए, और जो सड़कें हैं उनके किनारों पे अधिक मात्रा में क्या लगाए जाने चाहिए, पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए। आगे बात करेंगे बेटा जल प्रदूषण की। अगला कौन सा है, जल प्रदूषण। तो परिभाषा में तो वही चीज आएगी जो पहले हम पढ़ते आ रहे हैं। बस परिवर्तन क्या करना है वो देखना है केवल आपको। पिछले में शुद्ध वातावरण लिखा था, यहाँ पे लिखेंगे शुद्ध जल। बस परिभाषा हमारी तैयार है। जब शुद्ध जल में अवांछित तत्व मिलकर जल की गुणवत्ता, किसकी, उसमें तो हमने वातावरण, लेकिन इसमें किसकी गुणवत्ता, जल की गुणवत्ता को बिगाड़ देते हैं, वही क्या कहलाता है, जल प्रदूषण कहलाता है। ध्यान देना, जब शुद्ध जल, किसको, जो शुद्ध जल है उसमें अवांछित तत्व मिलकर उसकी गुणवत्ता को बिगाड़ देते हैं, किसकी, जल की गुणवत्ता को बिगाड़ देते हैं, वह क्या कहलाता है, जल प्रदूषण कहलाता है। अब देखो इसी में एक क्वेश्चन उठ के आता है जो आपको याद रखना है कि भारत की 2 सर्वाधिक प्रदूषित नदियों के नाम बताने हैं। तो उसमें आपको याद रखना है बेटा कि भारत की सबसे प्रदूषित जो नदी है वो कौन सी है, गंगा है। कौन सी है, गंगा है। दूसरी की बात करें तो दूसरी सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, यमुना है। ये नोटबुक में नोट लगा के लिखना है आपको कि भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदियां कौन सी हैं। तो 2 के नाम बताने हैं, तो दोनों में आपको याद रखना है
गंगा और यमुना, दो बहन ही समझ लो, दो बहनों के नाम याद रखने, एक तो गंगा एक यमुना, दोनों ही क्या हैं, प्रदूषित हैं। इन दोनों में पूछ लिया जाए कि सबसे प्रदूषित कौन सी है, तब आपको कौन सी बतानी है, गंगा बतानी है। कौन सी है, गंगा। अब किन कारणों से प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण, तो कारण की बात आई है, तो देखो कारण कि क्या कारण है कि जल प्रदूषण होता है। तो सबसे पहले तो आपको बताना है कि नगरों का विकास, पहला कारण कौन सा है, नगरों का विकास। ठीक है, दूसरी बात बतानी है तीव्र औद्योगिकरण, दूसरा कौन सा रहेगा, तीव्र औद्योगिकरण। दूसरा कौन सा है बेटा, तीव्र औद्योगिकरण। तीसरे की है परमाणु शक्ति के विभिन्न उपयोग। किसके उपयोग है, परमाणु शक्ति के विभिन्न उपयोग, याद रह जाएगा। चौथे की बात करूं तो चौथा याद रखना है रासायनिक तत्व। कौन से, रासायनिक तत्व। पांचवा है मलमूत्र का नदियों में निकास, जो मलमूत्र हैं उनकी निकासी कहाँ हो रही है, नदियों में। फिर है मृत पशु हैं उनको किस में डालना, नदियों में। मृत पशुओं के शवों को नदियों में डालने से सातवां आता है जो उद्योग हैं उन उद्योगों के अवशिष्ट पदार्थ अवशिष्ट पदार्थों को किस में डाला जाता है, नदियों में। तो इन कारणों से क्या हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है। अब देखो ये तो हो गई कारण, इन्हीं कारणों से हमें क्या बनाना है, उपाय बनाने हैं। तो ये नकारात्मक है, इसको सकारात्मक बना दो, तो ये हो जाएंगे इनके उपाय। किस प्रकार से, सबसे पहला पॉइंट हमने क्या लिखा था बेटा, कि जल प्रदूषण नगरों का विकास। तो नगरों का विकास है, इसमें क्या जोड़ेंगे कि सभी नगरों में जलमल के निस्तारण हेतु सीवर शोधन यंत्रों की स्थापना की जानी चाहिए। या फिर मैं कहूँ कि नगरों का विकास है वो कहाँ होना चाहिए, नदी, तालाब, नहर, इन सब से हटकर, इन सब से हटकर होना चाहिए। फिर है तीव्र औद्योगिकरण। तो तीव्र औद्योगिकरण में क्या पढ़ेंगे कि जो उद्योग धंधे हैं, जो उद्योग धंधे हैं उनकी जहाँ पे हम स्थापना कर रहे हैं, तो पहले तो मैंने बताया कि जहाँ पे जल ज़्यादा होगा वहाँ पे इसकी स्थापना ज़्यादा होगी। लेकिन इसका कारण क्या है बेटा, कि इन उद्योगों से ही क्या हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है। तो इनकी स्थापना से बात आई तो इनकी स्थापना भी इनको छोड़ के की जानी चाहिए। परमाणु शक्ति के विभिन्न उपयोग। तो परमाणु शक्ति के जो विभिन्न उपयोग की बात आती है तो इनमें हमें बताना है कि जो परमाणु शक्ति हैं, यानी जो परीक्षण किए जा रहे हैं वो ऐसे स्थान पे होना चाहिए
जहाँ क्या न हो, जल प्रदूषण न हो। फिर रासायनिक तत्व की बात आई है, तो जो हम खेती कर रहे हैं उसमें रासायनिक तत्व न डाल के वहाँ पे जैविक खाद है उसका अधिक से अधिक क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए, जैविक खाद का। किसका उपयोग अधिक होना चाहिए, जैविक खाद का अधिक से अधिक उपयोग होना चाहिए। फिर है मलमूत्र का नदियों में निकास, इसको क्रॉस लगा दो कि मलमूत्र का नदियों में निकास नहीं होना चाहिए। मृत पशुओं के शवों को नदियों में डालना, यानी जो मृत पशु हैं उनको नदियों में न डाल के उन्हें गड्ढा खोदकर दफनाया जाना चाहिए। उद्योगों के अवशिष्ट पदार्थ यानी उद्योगों से निकलने वाला जो गंदा पानी है उसका निकास है वो नदियों में न करके कोई खुले स्थान पे किया जाना चाहिए। तो कारण से ही हमने क्या बना लिए बेटा, उपाय बना लिए। तो कारण में पहला क्या था, नगरों का विकास, दूसरा तीव्र औद्योगिकरण, तीसरे की बात आई तो परमाणु शक्ति के विभिन्न उपयोग, चौथा है रासायनिक तत्वें, पांचवा है मलमूत्र का नदियों में निकास, छठा है मृत पशुओं के शवों को नदियों में डालने से, और सातवां हमारे उद्योगों के अवशिष्ट पदार्थ हैं उनकी निकासी कहाँ पे की जाती है, नदियों में। उसका अपोजिट बना दिया कि नगरों का विकास है वो इनके नज़दीक नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो जल निकास है वो नदियों में नहीं किया जाना चाहिए। उद्योग धंधे हैं उनकी स्थापना भी अगर हम कोई शहर के नज़दीक या फिर कोई नदी तालाब के नज़दीक करते हैं तो उनसे निकलने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ हैं यानी जो गंदगी है उसको नदियों में, तालाबों में, नहरों में नहीं डालना चाहिए। परमाणु शक्ति है यानी जो भी आविष्कार हम कर रहे हैं वो आविष्कार इनके नज़दीक नहीं करने चाहिए। रासायनिक तत्व की बात आई तो उसके स्थान पे किसका उपयोग किया जाना चाहिए, जैविक खाद का उपयोग किया जाना चाहिए। मलमूत्र की बात आई तो मलमूत्र को कोई या गड्ढा खोद के उसमें उसका निकास करना चाहिए, न कि नदियों में किया जाना चाहिए। और जो मृत पशु हैं उनकी बात आई तो उनके शवों को नदियों में न डाल के हम उसको दफना देंगे तो हमारा जल प्रदूषण नहीं होगा। तो इसी से संबंधित बेटा एक और आती है नमामि गंगे प्रोजेक्ट, जल से संबंधित नाम आया है नमामि गंगे प्रोजेक्ट। नमामि गंगे प्रोजेक्ट क्या है, तो क्या है बेटा, नमामि गंगे, गंगा नदी है उसके प्रदूषण को कम करने के लिए, ध्यान देना किसको, गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए 7 जुलाई 2016, कितनी जुलाई, 7 जुलाई 2016 को गंगा नदी पर 300 प्रोजेक्ट बनाए गए। किस पे, गंगा नदी पर कितने प्रोजेक्ट बनाए गए, 300 प्रोजेक्ट बनाए गए। वही क्या है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट। इसके अलावा अगर बात करें तो जो गंगा नदी है उसके आसपास का जितना भी क्षेत्र है वहाँ पे क्या किया जाना चाहिए, वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। वहाँ पे क्या किया जाना चाहिए, वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। अगर क्वेश्चन आता है कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट क्या है या फिर नमामि गंगे प्रोजेक्ट पर टिप्पणी कीजिए, इससे आप क्या समझते हैं, इसका क्या तात्पर्य है, तो सभी का आंसर एक रहेगा, वो ये है कि गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए 7 जुलाई 2016 को गंगा नदी पर 300 प्रोजेक्ट बनाए गए। कितने, 300 प्रोजेक्ट बनाए गए। इसके अलावा वृक्षारोपण किया गया। इसके अलावा क्या किया गया, वृक्षारोपण किया गया। वही क्या है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट है।
ठीक है। तो आज की क्लास में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, दो चीज़ों को हमने पढ़ा है। अगली क्लास में हम बात करेंगे मृदा प्रदूषण और अम्लीय वर्षा से संबंधित। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगली क्लास में।